जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो ज्ञान बिंदु रोशन सर द्वारा सेकेंड एडिशन का ये बुक निकाला गया है। इसमें 2010 से 2024 तक का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें टोटल 63 सेट दिया हुआ है, लेकिन इसमें टोटल 43 सेट ही है। तो आइए दिखाते हैं 43 सेट कैसे है। यहाँ पे जो है वो इसमें टोटल 847 पेज है। और लास्ट सेट जो है वो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 14/4/2010 को एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पे 43 सेट हो जाएगा। तो आइए आज हम देखेंगे 35वां सेट देखेंगे। इससे पहले का सेट हो चुका है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। 35वां सेट जो है वो बिहार पुलिस कक्षा पाल भर्ती के लिए एग्ज़ाम हुआ था 18/9/2016 को। उसका ये हल प्रश्न पत्र 640 से 658 पेज तक है। तो आइए देखते हैं 35वां सेट का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य जो है वह आम खाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले वाक्य आम खाता है होगा। भक्षण का शाब्दिक अर्थ भोजन करना या दांतों से काटकर खाना होता है। अगला क्वेश्चन, तो डाल डाल में पात पात का अर्थ है। इसका जो अर्थ है वो है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला क्वेश्चन, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ है अपना काम निकालना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है। मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरा प्रसंग के अनुरूप अर्थ देता है। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है। मुहावरा का सामान्य अर्थ नहीं विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। लोकोक्ति किसी दृष्टांत घटना या परिस्थिति पर आधारित कथन होता है। लोकोक्ति सामाजिक नीति और आदर्श स्थापित करने का माध्यम बनती है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर दिया हुआ है। यहाँ पे मुहावरा का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरा वाक्यांश है जबकि लोकोक्ति वाक्य है। मुहावरे में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, जबकि लोकोक्ति का स्वरूप अपरिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द जो होते हैं वो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि लता, छात्रा, ममता, रामा इत्यादि। इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्री होते हैं, जैसे कि रीति, तिथि, जाति, हानि। इकारांत शब्द में प्रायः स्त्री होते हैं, जैसे कि नदी, सदी, रोटी, टोपी। पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आकारांत हो जाएगा। आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि चीता, घोड़ा, घड़ा, हाथी, सूर्य, क्रोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए रमेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। इसमें संबोधन कारक है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कारक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों में जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा। कारक के भेद और कारक के चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है। कर्ता कारक, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान कारक के लिए अपदान से और संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर हो जाएगा संबोधन हे, अरे, अजी, ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन जो हो जाएगा वो हो जाएगा चिड़िया। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उसमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है, जैसे कि विंध्या का हो जाएगा विंध्या हो जाएगा, गुड़िया का गुड़िया, ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। एक वचन और बहुवचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए स्त्री, घोड़ा, नदी, स्त्रियाँ, घोड़े, नदी, रुपये आदि हो जाएगा। बहुवचन जो है, बहुवचन शब्द जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे हो जाएगा स्त्रियाँ हो जाएगा, घोड़े, नदियाँ, रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दही शब्द है। दही शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का विश्लेषण देखें। यहाँ पे घी, मोती, दही इत्यादि अपवाद है। ये सभी शब्द ई कारांत होकर भी पुल्लिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां,
गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें करण कारक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। उपयुक्त वाक्य में से करण कारक का चिन्ह प्रयोग हुआ है, अतः विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। ड्यू टू खालिस्तान रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू वाटर सप्लाई। ये जो क्वेश्चन 9 नंबर 9 से 15 तक क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश और मैथ का क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बाकी सारा क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिसके पास जोते क्षेत्र हैं 1 से 2 हेक्टेयर है उनके पास, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। वैसे किसान जिसके पास जोते क्षेत्र 1 से 2 हेक्टेयर है उन्हें देश में छोटे किसानों के रूप में परिभाषित किया गया है। इन्हें लघु श्रेणी का किसान भी कहा जाता है। कृषि जनगणना में परिचालन जोतों को निम्नानुसार 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्रम जो है क्रम, वर्ग और आकार दिया हुआ है। पहला जो है सीमांत वर्ग में आता है, 1 हेक्टेयर से कम। छोटा किसान 1 से 2 हेक्टेयर में आता है। तीसरा पर होता है अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर जिसके पास ज़मीन है वो आते हैं। मध्यम किसान आते हैं 4 से 10 हेक्टेयर के बीच। बड़ा किसान 10 हेक्टेयर और इससे अधिक हो जाएगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है तथा जनसंख्या का 48.9% भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। भारत में कृषि फसल वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है तो 19 है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वर्तमान में प्रश्नानुसार भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। 2019 में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। 12 राष्ट्रीयकृत बैंक निम्न है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो जाएगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। आगे देखते हैं। भारत में प्रथम बार वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये सभी वैसे बैंक थे जिसकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। दूसरी बार वर्ष 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1853 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की और सर्डिनिया का संयुक्त गठबंधन रूस मतलब सोवियत संघ के खिलाफ खड़ा था। 30 मार्च 1856 को पेरिस की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन के उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिवरे थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। अगला क्वेश्चन, लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो यह है लियोनार्डो दा विंसी का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। माइकल एंजिलो की प्रमुख कृति द लास्ट जजमेंट है। माइकल एंजिलो एक इतालवी मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और उच्च पुनर्जागरण युग के कवि थे जो फ्लोरेंस गणराज्य में पैदा हुए थे। राफेल इटली के महान चित्रकार एवं वास्तुशिल्प थे। अगला क्वेश्चन, 12 मिहिर थे। 12 मिहिर जो थे एक प्राचीन खगोलविद थे, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 12 मिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहज्जातकम और लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय पर चर्चा की गई है।
बराहमिहिर का संबंध गुप्त वंश से था। वह गुप्तकालीन नवरत्नों में से एक थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। ब्रह्मगुप्त प्राचीन युग का महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन, सव्य स्वयं अपने से बात करने वाला कहलाता है स्वागत भाषी कहलाता है स्वागत भाषी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विभ्रंश घाटी बनती है। तो विभ्रंश घाटी जो बनती है दो भ्रंशों के बीच बनती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। भ्रंश घाटी एक लंबी संकरी एवं गहरी घाटी है जिसके किनारे के ढाल खड़े होते हैं। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ एस्चुआरी का निर्माण करती हैं। भारत में नर्मदा, ताप्ती एवं दामोदर दो नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जर्मन भाषा में भ्रंश घाटी को ग्राविन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। तो जगह नासेर या नासिर झील। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आसवान डैम मिस्र में नील नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होती है। विक्टोरिया झील तंजानिया, केन्या और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसका क्षेत्र 59,484 वर्ग किलोमीटर है। टांगानिका झील विश्व की सबसे लंबी 660 किलोमीटर मीठे जल का झील है। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी 1436 फीट का गहराई का झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। मीठे जल की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ये 2019 के अनुसार 30 होगा इसका आंसर, लेकिन अभी 34 है। प्रश्न के अनुसार उच्चतम न्यायालय में 30 न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश से कुल 34 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इसके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन के दौरान विद्रोह कहाँ हुई थी? तो बता तक्षशिला में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। अशोक ने कीचक को मारकर इस विद्रोह को कुचलने में सफल रहा। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। तक्षशिला विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अभी अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। राजगीर यह भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। एक ऐतिहासिक नगर है जो कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? तो इसका कारण है पार्श्विक अपरदन मतलब भूक्षरण। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नदी घाटी की चौड़ीकरण का कारण मृदा अपरदन है। जैसे ही नदी का पानी अपने किनारों पर मिट्टी और चट्टानों के संपर्क में आता है यह सामग्री को खराब कर देता है और कुछ समय बाद यह अक्षय सामग्री उसी नदी के पानी में नष्ट हो जाती है। इसलिए नदी घाटी चौड़ी हो जाती है। संक्षारण की प्रक्रिया में धातु वायुमंडलीय गैसों से क्रिया करके ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड आदि यौगिक का निर्माण करती है जिसके कारण धातु का क्षय होने लगता है। संक्षारण के उदाहरण, चांदी की चमक का कम हो जाना, लोहे पर जंग लगना, लेड का अपना संरचना खो देना। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो ये जो स्थित है वो स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा सिक्किम में।
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा भारतीय क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। कंचनजंगा भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। भारत की सबसे अधिक जैव विविधता सिक्किम में पाई जाती है, क्योंकि यह महान हिमालय में स्थित है। वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय पार्क या उद्यान तथा कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नंदा देवी भारतीय हिमालय में स्थित भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो निम्न है। बायोस्फीयर रिजर्व का नाम और राज्य या अवस्थिति। नीलगिरी जो है तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में है। नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में, ग्रेट निकोबार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, मानस हो जाएगा असम में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, डिब्रू साईखोवा असम में हो जाएगा, दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्त्यस्तमलाई केरल में, अचनकरम अमरकंटक मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, कच्छ हो जाएगा गुजरात में, कोल्ड डेजर्ट ठंडा रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा मध्य प्रदेश में। गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ तीनों मेघालय में स्थित है। सारामती नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो ये रोका जा सकता है पेड़ लगाकर, वन या वन रोपण द्वारा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण वनों की अत्यधिक कटाई, अति चराई, भूमि उपयोग की प्रकृति और खेती करने की विधियाँ हो जाएगी। भूमि का ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्रमशः चंबल एवं यमुना नदियों द्वारा उत्खनन भूमि क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार एवं महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र हो जाएगा। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में तेल की पहली परिकरणशाला स्थापित की गई थी? तो किया गया था डिगबोई में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र 1953 तक देश की एकमात्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था। भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य राजस्थान एवं भंडारण में असम 27% है। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई में होता है। हाइड्रोजन वर्जन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण से है। गुजरात राज्य के जामनगर में स्थित रिलायंस तेल रिफाइनरी विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। अगला क्वेश्चन, मशीन टूल एक उपकरण है वस्तुओं का, तो ये हो जाएगा पूंजीगत वस्तुओं का हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। मशीन टूल एक उपकरण है पूंजीगत वस्तुओं का। उन यांत्रिक वस्तुओं को मशीन औजार कहते हैं जो शक्ति चालित होती है तथा जिनका उपयोग प्रायः मशीनिंग क्रिया द्वारा मशीनों के धातु के कल पुर्जों के निर्माण में होता है। उपभोक्ता वह व्यक्ति जो वस्तुओं अथवा सेवाओं को अपने अथवा अपनी ओर से अन्य के प्रयोग अथवा उपभोग के लिए खरीदता है। निःशुल्क, जिस पर कोई शुल्क न लगे उसे निःशुल्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधार कला मिश्रण थी, तो मिश्रण थी मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। हीनयान संप्रदाय का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कार्यालय में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गवा के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था, तो ये था बहमनी था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गवा बहमनी के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। अलाउद्दीन हुमायूं के समय में एक नए चरित्र महमूद गवा का उदय हो रहा था, जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बना। अलाउद्दीन हुमायूं बहमनी सल्तनत का शासक था। हुमायूं शाह
को उसके क्रूर स्वभाव के कारण जालिम कहा जाता था। इसे दक्कन का नीरो भी कहा गया। मुहम्मद गवा पर अधिकार कर लिया, जो इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। इसने अपनी राजधानी बिदार में एक विशाल मस्जिद, मदरसा और पुस्तकालय का निर्माण कराया था। महमूद गवा के पत्रों का संकलन रिजाजुल-ईसा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो ये हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता मूल्य संचालित आंकड़े NSSF के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक अमर्त्य सेन तथा उनके सहयोगी ने किया था। मानव विकास सूचकांक का मान 0 से 1 तक हो सकता है। UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में कुल 193 देश सम्मिलित देश हैं, जिसमें भारत का स्थान में 134वां है। भारत का स्थान 134वां है। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है। अगला क्वेश्चन, अल्पाधिकार में होता है। अल्पाधिकार में कुछ विक्रेता होते हैं, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अल्पाधिकार बाजार की एक प्रणाली है जहां किसी विशेष वस्तु के व्यापार के लिए एक से अधिक विक्रेता होते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। अल्पाधिकार से अभिप्राय बाजार की उस परिस्थिति से है जब किसी उद्योग में सीमित मात्रा में फर्में होती हैं। अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषताएं हैं अनयोन्या सत्यायता, उत्पादन विभेदीकरण, प्रवेश में उच्च बाधाएं, अनिश्चितता और मूल्य निर्धारण है। एकाधिकार एक ऐसी बाजार संरचना है जहां केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है व्यय विधि द्वारा, आय विधि द्वारा, उत्पादन विधि द्वारा, इनमें सभी द्वारा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ है। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि हो जाएगा। उत्पादन विधि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उत्पादक इकाइयों के अंशदान की माप प्रस्तुत करता है। उत्पादन विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। इसके योग को बाजार मूल्य पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद GDP MP मतलब मार्केट प्राइस कहा जाता है। आय विधि मतलब इनकम मेथड, उत्पादक इकाइयों में जो आय जनित होती है वह उत्पादन के साधनों के संयुक्त प्रयास पर परिणाम होती है। यह आय वास्तव में उत्पादन क्रिया में लगे सभी साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमी के संयुक्त प्रयोग का प्रतिफल होती है, जो इन्हें लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में वितरित हो जाती है। राष्ट्रीय आय का आकलन एक वित्तीय वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के कुल जोड़ के रूप में किया जाता है। आय विधि के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों या संगठनों के कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति आय, नकद, मजदूरी एवं वेतन, किस्त के रूप में भुगतान, सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान एवं सेवानिवृत्ति पेंशन, प्रचालन अधिशेष, लगान, ब्याज, लाभ, अवितरित लाभ। मिश्रित आय को छोड़कर मूल्यवर्धन ज्ञात किया जाता है। इस विधि में किसी उत्पादक इकाई द्वारा उत्पादन के साधनों को किया गया आय भुगतान ही साधन लागत पर शुद्ध मूल्यवर्धन होगा, और जब इसे आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादक इकाइयों के संबंध में आकलित किया जाए तो यह साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा। आगे है व्यय विधि। व्यय विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत। इस प्रकार राष्ट्रीय आय कुल उपभोग, व्यय तथा कुल बचत का योग होती है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को एक देश की आर्थिक सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए कुल व्यय के रूप में देखा जाता है। इन व्ययों को हम 4 वर्गों में रख सकते हैं। पहला हो जाएगा निजी अंतिम उपभोग व्यय, इसको C कैटेगरी में हो जाएगा, और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय G हो जाएगा। सकल घरेलू
पूंजी निर्माण या विनियोग व्यय आई। निवल विदेशी निवेश से निर्यात x माइनस आयात m हो जाएगा। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP MP बराबर C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस m। अगला क्वेश्चन, किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्प काल में नियत लागत होगी, तो ये जो होगा वो सदा स्थिर और नियत रहेगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, फासिज्म विश्वास करता है। फासिज्म जो विश्वास करता है वो करता है एक दल की प्रणाली में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। फासिज्म या फासीवाद एक सर्वाधिकारवादी विचारधारा है। वास्तव में फासीवाद एक अधिनायक के नेतृत्व में एक दलीय शासन व्यवस्था का उग्र रूप है। फासीवाद या फासिस्टवाद इटली में बेनितो मुसोलिनी द्वारा संगठित फ्रांसियो डी कैवेटिमेंटो का राजनैतिक आंदोलन था जो मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं, इटली में फासीवाद के उदय का मुख्य कारण वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप लोगों में असंतोष, आर्थिक संकट, साम्यवाद का प्रचार और प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की सामाजिक आर्थिक स्थिति था। हिटलर के शासन के तौर तरीके को अपनाने वालों को नाजीवादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? कर्मचारी चयन आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243 के झ के तहत किया जाता है। चुनाव आयोग की एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था तथा डी अल्मीडा था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। डी अल्मीडा भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगालियों का सबसे महान गवर्नर था। इसने भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारतीय महिलाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर आर्थिक जोर दिया था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा उत्तमासा अंतरिक्ष होते हुए भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो दासता का अंत ये लागू नहीं किया गया था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यह 1828 से 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा और 1833 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसने हस्तक्षेप और हस्तक्षेप दोनों नीति का पालन किया था। इसने 1829 में विधि या नियम 17 का प्रयोग करते हुए सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें भारत की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजा राममोहन राय ने निभाया था। बेंटिक ने कर्नल सैलीमैन के सहयोग से ठगी प्रथा का अंत कर दिया। एलनबरो के समय 1843 ईस्वी में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो सामान्य बुद्धि प्रेरित किया था। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 1776 में थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेशन सामान्य बुद्धि प्रकाशित हुई। थॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्री नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। अगला क्वेश्चन,
कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो देवदार, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। देवदार का पेड़ शंकुधारी वनों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। यह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में साल, शीशम, चंदन, आम, सागवान, सखुआ, महुआ, त्रिफला, वांस आदि मुख्य वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। इन वनों में तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर आदि मुख्य वृक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो उत्कृष्ट मृदा जलोढ़ हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा देश के 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, खादर या नवीन जलोढ़, बांगर या प्राचीन जलोढ़ हो जाएगा। खादर नवीन जलोढ़ से बना अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश है। यह नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है। बांगर पुराने जलोढ़ से बना मैदान है। इस भाग में बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। अगला क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती है। तो ये कहलाती है जल भार, मतलब जल मृत कहलाती है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किस विधि के प्रश्न या जनता के किस विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए? तो ये होता है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के लिए तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाए। अनुच्छेद 143 के तहत यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को है तथा अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के हनन पर रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। संसद उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन का समय दिया जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। धन विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्य में धन विधेयक मॉर्निंग बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है जहां विधान परिषद नहीं हो। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है। राज्यसभा सिर्फ संशोधन पेश कर सकती है जिसको स्वीकारने या नकारने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। कुल मिलाकर धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियाँ अति सीमित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। आगे देखते हैं अगला 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है? यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये नहीं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को देश के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान को चिन्हित करने और पहचानने के लिए मनाया जाता है। इसी दिन भारत के महान
वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके उपलक्ष्य में 1987 ईस्वी से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को बाल दिवस के तौर पर 14 नवंबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। भारत में हर साल शिक्षकों के सम्मान में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसी तरह पूरी दुनिया में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो हो जाएगा रैंड, हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण देश एवं उससे संबंधित मुद्रा। देश भूटान का हो जाएगा नागुल्ट्रम, हो जाएगा म्यांमार का क्यात, हो जाएगा ईरान का मुद्रा रियाल है, इराक का मुद्रा दिनार हो जाएगा, तुर्की का मुद्रा लीरा हो जाएगा, जापान का येन हो जाएगा, हांगकांग का हो जाएगा डॉलर, तुर्कमेनिस्तान का मनात हो जाएगा, रूस का रूबल, जर्मनी का हो जाएगा ड्यूस मार्क हो जाएगा, डेनमार्क का क्रोन, इटली यूरो, फ्रांस फ्रैंक मुद्रा है, केन्या का हो जाएगा सीलिंग हो जाएगा, ब्राज़ील का रियल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1969 में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपये की राशि से हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। भारत की व्यावसायिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये किया जाता है भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक RBI करता है। 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। पहला निर्गमित नोट 1 रुपये का था जो 1949 में चलन में आया, जिस पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ छपा था। नोटों का क्रम निर्मित चिन्ह। 500 के नोट पर लाल किला का चित्र है, स्टोन ग्रे रंग का। 200 के नोट पर सांची का स्तूप है और जगह वाइट येलो है। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव का चित्र है, यह जगह लेवेंडर कलर का है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का पत्थर से बना रथ का चित्र है, यह हो जगह फ्लोरेसेंट ब्लू रंग का है। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं है, हरित पीला रंग का है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का मंदिर है, चॉकलेट ब्राउन रंग का है। 5 रुपये के नोट पर ट्रैक्टर की तस्वीर है, हल्का हरा एवं गुलाबी रंग का। 2000 रुपये का नोट जिस पर मंगलयान का चित्र था, 19 मई 2023 से चलन से बाहर हो गया, इसका रंग मैजेंटा था। अगला क्वेश्चन, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो ये जवाहरलाल नेहरू को संबोधित करता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत का खोज, मेरी कहानी, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इत्यादि पुस्तकों की रचना किया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली जो लेबर पार्टी से थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल इसमें से जो है वो चावल नहीं है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा चावल। आगे देखते हैं यहाँ पे, चावल रबी फसल नहीं है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके मुख्य फसलें हो जाएगा गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली इत्यादि। राजस्थान गवार गोद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़ा हुआ NH2 के द्वारा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। NH2 को अब NH
NH19 के नाम से जाना जा रहा है। वर्तमान में NH2 असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को जोड़ता है। यहाँ पे ये पूरा मैप दिया हुआ है सड़क का, इसको देख लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। NH नंबर 1 जम्मू और कश्मीर व लद्दाख क्षेत्रों में स्थित है और ये लेह को बारामूला से जोड़ता है। NH9 पंजाब में मालोट को उत्तराखंड में अस्कोट से जोड़ता है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3745 किलोमीटर की दूरी तय करता है। NH27 पोरबंदर से सिलचर तक है, इसका जो लंबाई है 3507 किलोमीटर। NH48 दिल्ली से चेन्नई तक है, 2807 किलोमीटर इसकी लंबाई है। NH66 पनवेल से कन्याकुमारी तक जाता है, 1622 किलोमीटर की दूरी तय करता है। NH19 आगरा से कोलकाता तक है, 1323 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे सूखा भाग है, तो यह पश्चिमी राजस्थान है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर झील राजस्थान में ही है। राजस्थान में भील, कार्सिया, सहारिया प्रमुख जनजातियां पाई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल लोथल गुजरात में है। गुजरात राज्य का प्रमुख बंदरगाह कांडला है। गुजरात में महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग है। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है, तो मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कच्चा तेल उत्पादित करता है। ट्रेसेरी क्रम की चट्टानों में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। इस प्रकार की चट्टानें असम, राजस्थान, गुजरात, उत्तर पूर्वी भारत एवं जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इस्पात, लोहा, कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी, तो ये किया था 1957 ईस्वी में। ऑप्शन सी आंसर हो जाए। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चलन स्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है, तो जगह हीरा का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। हीरा का केवल विनिमय मूल्य है क्योंकि हीरा उपयोग की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विनिमय की दृष्टि से यह अधिक मूल्यवान है। विनिमय को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है क्रय विनिमय और दूसरा विक्रय विनिमय। क्रय विनिमय जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले जो भी मूल्य देते हैं क्रय विनिमय कहलाता है। विक्रय विनिमय जब हम कोई वस्तु बेचते हैं और इसके बदले जो हमें मूल्य प्राप्त होता है, विक्रय विनिमय कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का कुल कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, तो यह जगह 23%। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 से 17वीं जारी किया। देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण वर्तमान में 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का स्थान है। सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य हरियाणा है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 3 राज्य मिजोरम और मेघालय है। 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। देश में कुल मैंग्रोव वन 4,952 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, स्तंभ तना होता है प्रायः ये जो होता है वो प्रायः धनात्मकता प्रकाशानुवर्ती होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के
केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त संवहन ऊतक रहित आत्मपोषी होते हैं। नंबर 62 है, शब्द इंसोलेशन का अर्थ है, तो इसका अर्थ है आने वाली सौर विकिरण। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 10⁻⁻6 नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को परावैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश तथा अवरक्त विकिरण में विभाजित किया जा सकता है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग तथा वेग बदल जाता है। प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन, टेरा रोसा एक लैक्टिक शब्द है जिसका अर्थ जो है वो लाल भूभाग है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। साधारण शब्दों में लाल मृदा या लाल भूमि को लैटिन भाषा में टेरा रोसा कहते हैं। यह लाल मृदा का एक प्रकार है जो चूना पत्थर के अपक्षय द्वारा निर्मित होता है। टेरा रससा विशेष रूप से भूमध्य सागर की जलवायु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानों पाई जाती है। मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विस्तार के कारण होता है। लाल मृदा में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अगला क्वेश्चन, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षण हीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इसमें केवल संवेग सुरक्षित रहेगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। गोली चलने और ठोस से चट्टाने में फंस जाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से पूर्णतः अप्रत्यास्थ टकराव का उदाहरण है। इस प्रकार केवल संवेग बल संरक्षित होता है। संवेग बल दोनों प्रकार के टकरावों में संरक्षित होता है। एक हो जाएगा प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ में। गतिज ऊर्जा केवल प्रत्यास्थ टकराव में संरक्षित होती है। बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। अगला क्वेश्चन, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। तो हो जाएगा लैक्टोमीटर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर से दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात किया जाता है। ओडोमीटर दूरी मापक यंत्र है। फायरोमीटर समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। मैनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो ये रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। गियर अनुपात से तात्पर्य आंतरिक गियर के कोणीय वेग और बाह्य गियर के कोणीय वेग के अनुपात से है। यह वाहन के इंजन को बंद होने से रोकता है। अगला क्वेश्चन, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है संयोजन कहलाती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तारों को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/r1 बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ... n हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 ... n में तक चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 1887 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। इन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड एवं माउस है। अगला क्वेश्चन, एमसीबी जो लघुपथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। ये जो काम करता है वो करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्राथमिक सेलों की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है।
घड़ी में कवरेज क्रिस्टल का काम दाब विद्युत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है। तो ये जो होता है वो चर त्वरण होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। अगला क्वेश्चन, काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। तो संवेग प्रवाह काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। संवेग प्रवाह किसी सतह या सीमा के पार संवेग के स्थानांतरण को समर्पित करता है। यह उस दर का माप है जिस पर प्रति इकाई क्षेत्र में संवेग स्थानांतरित होता है। अगला क्वेश्चन, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तो उनके बीच बना रासायनिक बंधन सहसंयोजक कहलाता है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट आदि पोटेशियम के प्रमुख उर्वरक हैं। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अधिशीतित द्रव है। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है क्योंकि कांच मिश्रण है, यौगिक नहीं। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। अगला क्वेश्चन, सभी अम्लों का साझा तत्व है। तो इस जगह हाइड्रोजन है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित एवं आवर्त सारणी का सबसे हल्का, सबसे छोटा और पहला तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 1 है, अतः इसमें एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के कुछ गुण क्षार धातुओं के समान तथा कुछ हाइड्रोजन समूह के समान होते हैं, लेकिन आवर्त सारणी में इसे क्षार धातुओं के साथ रखा गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राटियम है। ड्यूटेरियम का उपयोग भारी जल DDO बनाने में किया जाता है। ट्राटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ और रेडियोधर्मी आइसोटोप है। हाइड्रोजन बंधन कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिक में पाया जाता है। सल्फर का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में, बारूद बनाने में, औषधि के रूप में होता है। ब्लीचिंग पाउडर बूझे चुनने पर क्लोरीन गुजारकर तैयार किया जाता है। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया मिसेल के निर्माण के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है नमी को सोखने के लिए। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, नमी को सोखने के लिए। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड एवं लवण के कारण होती है। विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाती है। डेंगू ज्वर मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, उभयधर्मी। अर्थात एल्युमिनियम अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ लवण बनाता है। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण 1827 ईस्वी में किया गया था। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का प्रयोग किया जाता है। सोरेनसन ने 1909 में pH स्केल को प्रस्तुत किया था। अधातुओं के कुछ ऑक्साइड ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय, ये उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे कि N2O, NO, MnO2, H2O आदि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत कथन, रक्त अम्लीय नहीं होता, रक्त जो है क्षारीय होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। रक्त क्षारीय होता है क्योंकि रक्त का pH मान
7.4 मतलब 7.0 से अधिक होता है, 7.4 होता है। जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीयता का गुण प्रदर्शित करता है, जबकि जिसका मान 7 से कम होता है वह अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करता है। pH मान 7 उदासीनता का गुण प्रदर्शित करता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। पित्त मतलब कि पित्त पीले हरे या हरे नीले रंग का क्षारीय तरल होता है। इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है। आमाशय रस में HCl होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में सदिश राशि है। सदिश राशि वेग है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सदिश राशि वैसी भौतिक राशि है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रखती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जुड़ी रहती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे कि वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। अदिश राशि वैसी भौतिक राशि है जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है, जैसे कि द्रव्यमान, जाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चार जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भारी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? तो गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रकार का रासायनिक समीकरण है Mg+H2 बनाएगा MgH2। यह रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स खो देता है। मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन C बनाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन बाहर निकलता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब चूना हाइड्रॉक्स और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रॉक्स और जल H2 निकलता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रॉक्स जब पानी और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो वह कैल्शियम हाइड्राइड और पानी बनाता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जब यहाँ पर CaOH2 के साथ अभिक्रिया करता है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। कैल्शियम हाइड्रॉक्स और नाइट्रोजन के बीच इस प्रकार का अभिक्रिया नहीं होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH और O2 ऑक्सीजन के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वो कहलाता है, वो जो है वो हाइड्रोजन है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है, प्रोटियम या ड्यूटेरियम और हो जाएगा ट्राइटियम। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में नैनो वर्ग या 7 आवर्त थे। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है, यह सबसे प्रबल अपचायक होता है। भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक ऑक्सीजन होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% है। ओजोन O3 ऑक्सीजन का एक अपरूप है। अगला क्वेश्चन दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कैल्शियम फास्फेट और क्लोरीन अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दांत संबंधी बीमारियां हो जाती है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन सामान्यतः ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। सामान्यतः द्रव जो है ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है? तो ये जो है द्रव हीलियम। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है जबकि द्रव हीलियम को ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है। हीलियम आवर्त सारणी के समूह 18 उत्कृष्ट गैस की अक्रिय गैस है। यह दूसरा सबसे हल्का तत्व है।
एवं इसका परमाणु संख्या 2 है। हीलियम का क्वथनांक और हिमांक बिंदु किसी भी अन्य ज्ञात पदार्थ की तुलना में कम है। हीलियम एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पर्याप्त शीतलन द्वारा ठोस नहीं बनाया जा सकता। पेट्रोल का मुख्य घटक ऑक्टेन है। व्यापारिक गैसोलीन पेट्रोलियम से निकलता है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का उपयोग वहाँ भी करते हैं जहाँ किसी निष्क्रिय गैस का आवश्यकता होती है, जैसे लोहा व इस्पात उद्योग में। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग 17 मीटर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट जो है वो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा संघ में तिलचट्टा, झींगा, मकड़ी, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी आदि आते हैं। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये द्विपसर्ग समित त्रिकोरिकी तथा प्रगुही है तथा इसमें अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसका शरीर सिर, भक्ष और पेट में विभाजित होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह हीमोलिम्फ कहलाता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा ये सामान्यतः अंडे देने वाले होते हैं। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। पोरीफेरा संघ में सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, जैसे कि साई कण हो जाएगा। सिलेक्ट्रेटा संघ के प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं, जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश इत्यादि। अगला क्वेश्चन, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था मेंडल ने। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए आनुवंशिक विज्ञान का जनक भी मेंडल को कहा जाता है। इससे इनके आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडलीव ने आवाज सारणी का नियम दिया जिसमें 9 वर्ग और 7 अवर्त थे। परमाणु मॉडल प्रसिद्ध रसायनज्ञ तथा भौतिक शास्त्री अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा बनाया गया है, जिसको उन्होंने सन 1911 ईस्वी के अपने इलेक्ट्रॉनों के प्रयोगों के आधार पर पेश किया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 85 नंबर, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो किया था हेनरी बैक्यूरेल ने। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। हेनरी बैक्यूरेल फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने गामा किरणों की खोज की थी। सत्येंद्र नाथ बोस एक भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। भौतिक शास्त्र के में 2 प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसॉन और फ्रीमियन। बोसॉन शब्द सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से पर ही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत E = mc स्क्वायर का प्रतिपादन किया है। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या भी की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इस अभिक्रिया में CO2 लेने व O2 छोड़ने की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित की उपस्थिति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है, जो शीघ्र ही मंड में बदल जाता है। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए किसी तत्व एकमात्र कारण नहीं है?
द्विजल पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। ऐसी नली जिसका छिद्र बहुत बारीक होता है केस नली कहलाती है। किसी द्रव का केस नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। शीशा को काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु ब्रोमीन है। कोशिकत्व के कुछ व्यवहारिक उदाहरण लालटेन में मिट्टी का तेल, मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम, इनकी बत्ती में बनी केस नलियों के द्वारा ही ऊपर चढ़ता है और बत्तियां जलती रहती हैं। पौधों की जड़ों द्वारा मृदा से जल अवशोषित करना केशिकत्व की सहायता से होता है। अगला क्वेश्चन, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है ओजोन मंडल को। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ओजोन परत मुख्य रूप से सतह मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 20,000 से 30,000 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस की भौतिकवादी फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन ही वह तत्व है जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रहा है। ओजोन अत्यधिक गंधयुक्त गैस होती है जो हल्के नीले रंग की होती है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में तीव्र गति से चलने वाली वायुयान से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं वातानुकूलन तथा प्रशीतक आदि से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से ओजोन मंडल नष्ट हो रहा है। संताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप बढ़ता है। ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पादन होती है और यही ऊष्मा तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। यह वायुमंडल का सबसे ऊंचा हिस्सा है जहां जेट विमान पहुंच सकता है। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। संचार उपग्रहों इसी मंडल में अवस्थित है। आयन मंडल के ऊपर वाले भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन, रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। रबड़ दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक रबड़ और एक संश्लेषित रबड़। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है या थर्मोप्लास्टिक है। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाता है। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज चार्ल्स गुडईयर ने की थी। रबड़ आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन, एक कार और भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण करेगी। कार जो है वो कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक की तुलना में की जाए तो कार कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ घनत्व बढ़ जाता है। यहाँ पे 91 से 100 तक जो क्वेश्चन है वो मैथ का है, तो मैथ का क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है पूरा और इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा और ख़ुद से भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो एक कंप्लीट हो गया आपका 35वां नंबर सेट कंप्लीट हो गया। 36वां नंबर सेट जल्दी आएगा।